तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक सोलेनॉइड के बारे में। तो ये एक सोलेनॉइड कॉइल यहाँ पे दिखाई गई है जिसमें कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो वैसे तो आप लोग ये मे भी जानते ही होंगे, बट मैं इसको थोड़ा 3D में दिखाऊंगा तो समझना इजी होगा। करंट यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मतलब मैं इस साइड से देखूं, अगर इसे ठीक से देखूं इस साइड से, तो करंट फ्लो हो रही है इसमें क्लॉकवाइज। ओके, और सेम इसी कॉइल को अगर मैं इधर दूसरी साइड से देखूं तो करंट यहां से मुझे कैसे दिख रही है, देखो ये इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल बनाती है अपनी एक्सिस के पास किधर बनाती है ये हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में करंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे इस सिलेंडर की यानी कि इस सोलेनॉइड की एक्सिस पे देखो किस तरफ है, इनटू द पेज, इस अंदर की तरफ, इस साइड। देखो ये दिखाया जा रहा है जिस डायग्राम में, सिर्फ एक्सिस की बात हो रही है, तो एक्सिस और नियर द एक्सिस। तो इसको याद रखने के लिए एक लॉ दिया गया, ठीक है, राइट हैंड ग्रैब रूल दिया गया। अगर आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो आपका जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, मतलब उस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ होगा जिस तरफ आपका थंब है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक बार, अपने राइट हैंड को ऐसे कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में तो थंब बताएगा कि एक्सिस और नियर द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। ओके, आप इधर से भी चेक कर सकते हैं। करंट इस वायर में देखो किस तरफ फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो हो रही है तो आप थंब रख के चेक कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, इस बाहर की तरफ होगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर सोलेनॉइड रखी हुई है, यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा इसका, इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इनसाइड द एक्सिस और इनसाइड द सिलेंडर, एक्सिस एंड नियर द एक्सिस, ठीक है, ऑन द एक्सिस एंड नियर द एक्सिस इस तरफ होगा, ये इस तरफ सिलेंडर के अंदर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैं इसको थोड़ा ठीक से बना देता हूँ डायग्राम को, यहां से ऐसे और ये अंदर इस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर क्या है कि भाई जब मैं ये करंट इंक्रीज करूंगा, अगर मैं करंट इंक्रीज करूंगा, आई इंक्रीज, अब इंक्रीज कैसे करूंगा, उसके लिए यहाँ पे डिवाइस लगाया गया है रेहोस्टेट। ये करंट को कम या ज्यादा करने का काम करता है। तो मैंने करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन आपने देख ली किस तरफ है, करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया। तो सोलेनॉइड अपनी एक्सिस के पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, ठीक है। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर इस कॉइल में टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स हो, इस पूरे 1 2 3 4 5 ऐसे n हो, तो NI अपॉन L, L यहाँ पे सोलेनॉइड की लेंथ है, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं मेन करंट को इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल में है, देखो है ना। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के, मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल में है। तो करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, एक्सिस और नियर द एक्सिस। या ये लॉन्ग सोलेनॉइड है तो समझो इस सोलेनॉइड के इनसाइड हर पॉइंट पे इतना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड है अगर, तो
मतलब इसकी रेडियस बहुत कम है और लेंथ बहुत ज़्यादा है, तब करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो इसके एरिया जो, अगर सोलेनॉइड का एरिया ए हो, हर सर्कल का एरिया ए हो, इस सर्कल का भी ए, इसका भी ए ए ए ए, तो फ्लक्स यानी कि जो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, फिलहाल आप ए मतलब बी और एन कैप सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने कॉस 0 डिग्री 1 ले लिया है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो भैया ये देखो फ्लक्स भी मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शन में है, और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और जब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर सर्किट एक क्लोज सर्किट है जैसा कि यहाँ पर है, देखो ये क्लोज साइकिल एक क्लोज सर्किट है, तो एक इंड्यूस करंट भी डेवलप होगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस कॉइल में मेन करंट चेंज हुई उसी कॉइल में इंड्यूस करंट क्रिएट हो गई, इसलिए इस फिनोमिना को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, जिस कॉइल में करंट चेंज हुई उसी कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से सेम कॉइल में ही करंट इंड्यूस हो गई। इस फिनोमिना को कहते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन लेंस लॉ को फॉलो करती है। लेंस लॉ क्या कहता है कि भैया इंड्यूस करंट हमेशा उस रीजन का अपोज करेगी जिसने उसे बनाया है। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट को इस करंट के इंक्रीज होने की वजह से इंड्यूस करंट बनी है, तो इंड्यूस करंट इसका अपोज करेगी, यानी कि ये बढ़ रही है तो इसे घटाने की कोशिश करेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो होगी। इंड्यूस्ड करंट मेन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, मतलब यहां से इधर और इस तरफ आने की कोशिश करेगी। सेम अगर मैं आई को मेन करंट जो इस सर्किट में मेन करंट थी उसको डिक्रीज करता हूं तो करंट डिक्रीज होगी, तो भैया फील्ड डिक्रीज होगा, फील्ड डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, सर्किट क्लोज है तो करंट इंड्यूस होगी। और ये इंड्यूस करंट क्या चाहेगी कि फ्लक्स घटे नहीं, इंक्रीज हो। फ्लक्स कब इंक्रीज होगा, जब करंट इंक्रीज होगी। तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं इंड्यूस करंट चाहेगी कि आई डिक्रीज ना हो, इंक्रीज हो। और ऐसा करने के लिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेन करंट थी। जिस डायरेक्शन में मेन करंट थी उसी डायरेक्शन में फ्लो होने की कोशिश करेगी, ताकि मेन करंट घटे नहीं बढ़े। तो इस डायग्राम में क्योंकि आई इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट इसे डिक्रीज करना चाहेगा, अपोजिट फ्लो होगा इसके। और यहां पर आई डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट चाहेगी कि इंक्रीज हो, यानी कि ये इसे सपोर्ट करेगी। तो एक कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, उसी में ही इंडक्शन इंड्यूस हो जा रहा है, इंड्यूस करंट बन जा रही है, तो इसलिए इस फिनोमिना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ओके, अब मैं यहां पे आपको बताता हूं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो यहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसी सोलेनॉइड में, और इस सोलेनॉइड में करंट I फ्लो हो रही है, जिसको चेंज करना है। ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स अगर इसके सेंटर के नियर मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड B हो, और हर रिंग, ये जो सर्कुलर रिंग्स है इनका एरिया A हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो, तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स जो पास होगा, टोटल फ्लक्स, और वो टोटल फ्लक्स होगा NBA, इतना टोटल फ्लक्स पास होगा। तो B इंटू ए को मैं फाई कह सकता हूं। एक रिंग का फ्लक्स जो B इंटू ए है उसको मैं फाई कह सकता हूं, तो टोटल फ्लक्स हो गया N फाई। ठीक है, तो फैराडेज
ये क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन में हमने ये देखा है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो करंट के प्रोपोर्शन में होगा। टोटल फ्लक्स करंट पे डिपेंड करेगा। अभी बताया आपको कि करंट चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अच्छा, टोटल फ्लक्स की वैल्यू मैं यहाँ ऊपर से पुट कर देता हूँ एन फाई। तो एन फाई किस पे डिपेंड करेगा, मेन करंट आई पर। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल ऑफ अ सोलेनॉइड कॉइल। ये जो एल है यहाँ पर, इस एल को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, या तो इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी यूनिट होती है हेनरी और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हेनरी का सिंबल है एच और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन आप लोग खुद इसकी कैलकुलेट करें और मेरे को बताएं कमेंट करके कि कितना एम, कितना एल, कितना टी और कितना ए इसके पास है। ठीक है, तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, माइनस डी फाई टोटल अपॉन डी टी। फाई टोटल की वैल्यू कितनी है, फाई टोटल की वैल्यू है एन फाई अपॉन डी टी, और एन फाई को हमने अभी अभी प्रूव किया कि एम फाई विल बी इक्वल टू एल आई, एल आई। और एल क्योंकि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये डिफरेंशिएशन से, तो दिस विल बिकम डी आई अपॉन डी टी। यहां से आप सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट या फिर सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन बना सकते हो कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस होगा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अपॉन ये जो पूरी वैल्यू है ना, इसके ई के अपॉन में ले आओ, डी आई अपॉन डी टी। माइनस साइन को इग्नोर कर दिया क्योंकि माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करेगा। ओके, तो यहां से आप डेफिनेशन बना सकते हो क्या, कि अगर किसी कॉइल का इफ डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन एल इज इक्वल टू ईएमएफ न्यूमेरिकली। यानी कि अगर किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी हो तो उस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्शन होगा इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। न्यूमेरिकली मतलब, न्यूमेरिकली का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ओके, ये डेफिनेशन पूछी गई है बोर्ड में तो ये लिख सकते हैं आप। सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 हो या फिर यूं कहीं यूनिटी हो, तब उस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट उस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहां पर हम आपको डिराइव करके दिखाते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन कितना होगा। तो इस डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं फिर से। वही टोटल फ्लक्स जो होगा दैट इज एन बी ए, और जो यह मैग्नेटिक फील्ड बनाती है सोलेनॉइड, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है मैं बता चुका हूं, म्यू नॉट स्मॉल एन आई इंटू ए। ठीक है, आई इसमें फ्लो होने वाली करंट है, बी एक्सिस और नियर द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड है, और ए इस सोलेनॉइड का एरिया है जो कि वेरी स्मॉल है, मतलब रेडियस वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू लेंथ, क्योंकि यह है लॉन्ग सोलेनॉइड। तो मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा कि जो एल है इज वेरी मच ग्रेटर देन आर, क्योंकि ये कैसी सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड। तो टोटल फ्लक्स आ चुका है। अब हम ईएमएफ इंड्यूस हम यहाँ पे जानते हैं फाई टोटल
यानी कि एन फाई होता है, ये जो है एन फाई इज इक्वल टू एल आई। या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं। सीधा देखो, एक रिंग से कितना फ्लक्स पास होगा, फाई, कितना फ्लक्स पास होगा, बी इंटू ए। बी कितना होगा, म्यू नॉट एन आई ए। फिर हम जानते हैं एन फाई इज इक्वल टू एल आई। ये इक्वेशन आई थी, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अब फिर कह रहा हूं, इस इक्वेशन को याद रखना है। एन यहाँ पे इसमें 1 2 3 कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो है, तो एन और फाई कितना है, म्यू नॉट एन आई ए। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि एन फाई लिखो, फाई टोटल भी लिख सकते हैं सीधा, जैसा कि मैं पीछे भी कर रहा था। अभी मैं करके दिखा देता हूं चेंज, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। एन इंटू फाई, मतलब आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, कैसे भी लिख सकते हो आप उसको, इज इक्वल टू एल आई। आई से आई कैंसिल, तो एल विल बिकम म्यू नॉट एन एन ए। अगर आप इस स्मॉल एन की वैल्यू पुट करते हैं तो स्मॉल एन की वैल्यू मिलेगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एरिया, दैट विल बिकम एल। और थोड़ा और अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, ये हो गया सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें स्मॉल एन नहीं की जगह कैपिटल एन की वैल्यू पुट कर सकते हो। कैसे, देखो क्या आया, ये म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये वाला फॉर्मूला, ये जो यहाँ पे है ये वाला फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है, कैपिटल एन की वैल्यू लिख देंगे स्मॉल एन स्मॉल एल, क्योंकि स्मॉल एन होता है एन अपॉन एल, स्मॉल एन होता है कैपिटल एन अपॉन एल। ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो और अपॉन में क्या है, देखो इसके एल, एक एल से एक एल कट गया, तो दिस विल बिकम म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए स्मॉल एल। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि भैया कौन सा एन दिया है। अगर वो बोल रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तब तो आप भाई ये वाला फॉर्मूला यूज करो। और अगर वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या कह रहा था आपको कि ये जो टोटल फ्लक्स है, आप जरूरी नहीं है ऐसे पहले फाई निकालो फिर एन फाई, आप सीधे ये भी लिख सकते हो कि फाई टोटल इज इक्वल टू एल आई, और फाई टोटल कितना है, एन बी ए इज इक्वल टू एल आई। ऐसे भी कर सकते हो, फिर बी की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आप यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप इतना वो ना करें, झंझट ना करें, आप सीधे एक आप स्टेप बना लो इसके। कैसे, एक रिंग का फ्लक्स बी ए, पूरी सोलेनॉइड का फ्लक्स यहां लिख देंगे एन फाई। ठीक है, तो आप बस फाई की वैल्यू निकाल लो, बी इंटू ए, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दो, क्योंकि एन यहाँ पे इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और सॉल्व करके एल की वैल्यू निकाल लो। बस 2 स्टेप में डेरिवेशन होगा। एक रिंग का, फिर से बोल रहा हूं, एक रिंग का फ्लक्स बी ए, एन फाई टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, इसमें फाई की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करो इसको, और कैपिटल एल की वैल्यू निकाल लो। ये हो गया सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक कंप्लीट। बोर्ड के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में ये डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, इसको तैयार करके जाएं। और एक क्वेश्चन इस पे जरूर बन सकता है कि भैया स्मॉल एन डबल करने से एल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल एन को डबल करने से एल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन PYQ में आ भी चुके हैं CBSE बोर्ड एग्जाम में, तो उसको भी आप तैयार करके जाएं। ये बस ध्यान रखना है आपको। एक और बात की, स्मॉल एन का रिलेशन पूछा है एल से या कैपिटल एन का। स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स।